वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज कहानी एक ऐसे लव और रिवेंज के ऊपर है जो आपके होश उड़ा देगा। लड़की का लिया हुआ फैसला उसके लिए इतना भारी पड़ जाता है ना कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्या हो गया था उसके साथ और किस गलती की उसको ऐसी भयानक सजा मिली है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। चलिए, और अगर आप प्यार, धोखा और बदले वाली मूवी पसंद करते हो तो ये आपके लिए बनी हुई है। कहानी की शुरुआत शुभम नाम के बंदे से होती है जो कि एक आर्टिस्ट है और अपनी पेंटिंग वगैरह का सामान लेकर घर की ओर जा रहा होता है। तो जब वो शू लेस बांधने के लिए नीचे झुकता है ना, तब उसके सामने से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम है सोहिनी। शुभम जब उसको देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, मानो उसने लड़की नहीं बल्कि भूत देख लिया हो। तुरंत वहां से भाग जाता है वो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और सोहिनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है ताकि हम जान पाए कि असल में शुभम सोहिनी को देखकर ऐसे डर क्यों गया। तो बात है 2 दिन पहले की। शुभम आदि नाम के बंदे के साथ गाड़ी में सवार होकर एक पुराने ब्रिज की ओर जा रहा होता है ताकि लाश को ठिकाने लगा सके। जी हाँ दोस्तों, उस गाड़ी में सोहिनी की ही लाश मौजूद है और गाड़ी में बैठा आदि कोई और नहीं बल्कि सोहिनी का पति है। आदि और शुभम की बातों से हम ये जान पाते हैं कि ये चक्कर अफेयर का है। आदि से शादी के बाद भी सोहिनी ने शुभम के साथ रिलेशनशिप बनाया और जब इसके बारे में आदि को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी इंसान को सोहिनी को मारने की सुपारी दे दी जिससे सोहिनी प्यार करती थी, यानी कि शुभम। पर शुभम भी तो सोहिनी से प्यार करता था, तो आखिर वो उसको मारने के लिए तैयार कैसे हो गया, या फिर जैसा हमको दिखाई दे रहा है बात कुछ और है। आइए जानते हैं। उस सच से पर्दा उठाने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो मैं एक दिन की बात बताता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ, सोहिनी एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है जहाँ वो नोटिस करती है कि शुभम बिना परमिशन के उसकी स्केच बना रहा है। और इस समय दोस्तों सोहिनी शुभम को नहीं जानती थी, इसीलिए वो गुस्से में उसके पास जाती है और भड़कते हुए कहती है कि तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस भी है क्या? किसी का स्केच बनाने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन तुमने तो पूछना ही नहीं है और धड़ल्ले से मेरे स्केच बना रहे हो। सोहिनी को इतना गुस्सा आता है ना कि वो शुभम की स्केच को फाड़कर पानी की गिलास में डाल देती है। तभी वो नोटिस करती कि शुभम के पास एक किताब है, जो किताब असल में उसके पिता ने लिखी थी। हाँ, सोहिनी के पिता एक बहुत ही मशहूर पेंटर हुआ करते थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं और शुभम उनको अपना आइडल मानता है। इसी वजह से सोहिनी कुछ ज्यादा उससे कह नहीं पाती, बस इतना कहती है कि अगर तुम मेरे पापा को अपना आइडल नहीं मानते तो अच्छा सबक सिखाती तुमको। ये सुनते ही शुभम हैरान रह जाता है कि क्या आप उसी पेंटर की बेटी हैं? मुझे तो यकीन नहीं होता आपको देखकर, क्योंकि आप अपने पिता की जैसे बिल्कुल नहीं है। आपके पिता ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी पेंटर या आर्टिस्ट की बेइज्जती कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने तो मेरी इज्जत का कचरा बना दिया। इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी मैडम। मेरी एक एग्जीबिशन गैलरी है, मैं आपको वहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। आप प्लीज आना और एक बार मेरी सारी पेंटिंग्स को देखना कि मैं कैसी पेंटिंग बनाता हूँ। तो पहले तो सोहिनी मना करती है, लेकिन फिर अपने रूड बिहेवियर के लिए वो गैलरी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो गैलरी पहुंचती है दोस्तों, तब उसको पता चलता है कि ये कोई गैलरी नहीं बल्कि ये तो शुभम का घर है जहाँ वो रहता है। तो शुभम कहता है कि हाँ, यही मेरी गैलरी है। अगर बता देता कि मेरा घर है तो आप नहीं आती ना, बस इसीलिए झूठ कहना पड़ा। सोहिनी बड़ा गुस्सा होती, लेकिन जब वो पेंटिंग्स को देखती है तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर पेंटिंग्स ऐसी बनी थी जो बहुत ही अलग लेवल की थी और कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे थे जिनका जिक्र उसके पिता ने अपनी किताबों में किया हुआ था। किसके पिता ने? सोहिनी के पिता ने। मतलब उसी की इमेजिनेशन को शुभम ने पेंटिंग्स में उतारा है। साथ ही वो अक्सर गरीब बच्चों की पेंटिंग भी बनाता है दोस्तों, क्योंकि उसका डेली शाम का रूटीन है गली के गरीब बच्चों के साथ खेलना, उन्हें भी पेंटिंग करना सिखाना। अब आज तो आने से पहले सोहिनी गुस्से में थी, लेकिन यहाँ पर आकर उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वो कहती है, क्या तुम मुझे भी उन बच्चों के पास लेकर जाओगे क्या? मुझे भी उनसे मिलना है। तो शुभम कहता है, क्यों नहीं, आप कल आना, हम साथ में चलेंगे। और ये छोटी सी मुलाकात कब एक दोस्ती में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और दोस्ती को प्यार बनाने में उससे भी कम टाइम लगता है दोस्तों। दोनों एक दूसरे के करीब हो चुके थे, पर तब सोहिनी रिवील करती है शुभम से कि मैं शादीशुदा हूँ, और ये सुनते शुभम हैरान रह जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर क्यों शादीशुदा होने के बावजूद भी सोहिनी ने शुभम के साथ प्यार का चक्कर चलाया। तो दोस्तों बात ये थी कि सोहिनी की शादी आदि से हुई है। शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी आदि ने उसको टाइम नहीं दिया। बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह तो छोड़ो, कब दोनों ने साथ में बैठकर बात की होगी ये भी सोहिनी को याद नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आदि हमेशा अपने काम में बिजी रहता है और जब कभी सोहिनी उससे बात करने की कोशिश करती तो वो बिजी हूँ कहकर उसको इग्नोर कर देता। उन्हें अभी तक कोई बेबी भी नहीं हुआ। अपने घर पर सोहिनी एक कैद पंछी की तरह रहती है दोस्तों, सारा दिन अकेले घुटन में रहती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोहिनी ये करना तो नहीं चाहती थी, मतलब ये अफेयर वाला सीन, लेकिन फिर भी हालातों ने उसको मजबूर कर दिया था शुभम के करीब जाने पर। लेकिन अभी तक वो आदि को नहीं बताती इस अफेयर के बारे में। वो जानती है कि अगर आदि को पता चला तो अभी तक तो वो सिर्फ गुस्सा करता है, क्या पता मुझे मार न डाले उसके बाद कहीं। इसीलिए वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शुभम से दूर जाना शुभम से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे सोहिनी अब किसी भी हालत में अपने पास चाहिए थी, क्योंकि उससे बेइंतहा प्यार जो करने लग गया था वो। रात रात को वीडियो कॉल करके
आत्महत्या करने की धमकी देता था दोस्तों, मैसेजेस और कॉल करता कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। इस चक्कर में सोहिनी मजबूरी सही शुभम के और करीब होने लग जाती है। उसको भी आदि के गुस्से से ज्यादा शुभम का प्यार पसंद आ जाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी दोस्तों कि आदि को ये सारी बातें पता चल चुकी है। हाँ, आदि समझ चुका था कि सोहिनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। रात रात को इस तरह बिहेव करना, तो वो डायरेक्ट इसके बारे में सोहिनी से नहीं पूछता, पहले वो अपने शक को यकीन में बदलने की सोचता है। और अब आ जाइए प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं, जहाँ आदि और शुभम दोनों गाड़ी को लेकर ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं ताकि सोहिनी की लाश को ठिकाने लगा सके। आदि इतना गुस्सा होता है ना सोहिनी को लेकर कि वो शुभम से कहता है कि तू फेंक इसको नदी में, मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तो शुभम ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो सोहिनी को फेंकने जा रहा होता है, गलती से सोहिनी का मोबाइल वहीं पास ही में गिर जाता है, जिस पर आदि और शुभम दोनों की नजर नहीं जाती और ये दोनों लाश को नदी में डालकर वहां से निकल जाते हैं कि बस काम खत्म हो गया, अब कभी नहीं फंसेंगे हम। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों मुसीबत की, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। अब हम एक बार फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि रात को इस सोहिनी और आदि का झगड़ा हुआ है, जिससे मूड खराब होने के कारण सोहिनी शुभम से मिलने जाती है। दोनों काफी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन जब सोहिनी यहाँ से जाती है, वो अपना फोन शुभम के घर पे भूल जाती है और उसी फोन की लोकेशन आदि काफी टाइम से ट्रैक कर रहा होता है। अब इससे होता यह है कि शुभम जब सोहिनी को कैब तक छोड़ने जाता है, तब आदि शुभम के घर पहुंच जाता है। वहां उसको सोहिनी का फोन रखा हुआ मिलता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता, तभी शुभम और सोहिनी फोन ढूंढते ढूंढते वापस कमरे में आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही आदि फोन छुपाकर दूसरे कमरे में छुप जाता है। और यहाँ काफी देर ढूंढने के बाद भी जब सोहिनी को फोन नहीं मिलता, तो शुभम कहता है कि जाने दो, यहीं कहीं होगा, कम से कम फोन के बहाने तो तुम वापस आती रहोगी मेरे पास। इतना कहकर वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और ये चीज आदि दूसरे कमरे से देख लेता है। उसका जो भी शक था दोस्तों यकीन में बदल जाता है कि सोहिनी मुझे चीट कर रही है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। अब सोहिनी जैसे ही घर पर आती है ना, उसको घर बड़ा सजा हुआ नजर आता है, जिसको आदि ने सजाया था, क्योंकि आज है सोहिनी का बर्थडे। ये देखकर वो बड़ी हैरान रह जाती है कि आदि को वाओ, मेरा बर्थडे याद है। तो आदि उसको एक गिफ्ट भी देता है, जो कि नया फोन है। वो कहता है कि लो अपना पुराना फोन दो, मैं उसको फेंक देता हूँ, वैसे भी कबाड़ हो गया था वो, ये लो नया वाला, उससे सिम निकाल कर दो, मैं नए में लगाता हूँ। अब आदि तो ऐसा इसीलिए कह रहा था ताकि सोहिनी कम से कम खुद एक बार कन्फेस कर दे कि मेरा किसी और के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। लेकिन सोहिनी बहाने लगा देती है कि अरे मेरा फोन तो अभी कहीं छूट गया है, मैं ढूंढ लूंगी, आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं चलो। तो आदि और सोहिनी बर्थडे को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, जहाँ आदि उसको खुश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आदि की बातें और हरकतें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और डर महसूस करवा रही थी सोहिनी को। उसको ये लग रहा था कि कहीं आदि को हमारे अफेयर के बारे में पता तो नहीं चल गया। अब आदि कहता है कि देखो, हम काफी समय से कहीं घूमने भी नहीं गए, एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने जाते हैं चलो। लेकिन सोहिनी आदि के साथ अब जाना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो बहाना बना देती कि मेरी तबीयत खराब है, बाद में कभी प्लान करेंगे। और ये सारी हरकतों से आदि समझ जाता है कि सोहिनी का इंटरेस्ट अब मेरे से पूरा खत्म हो चुका है, इसीलिए बहाने कर रही है। जबकि सच्चाई तो ये है कि सोहिनी तो बस डरी हुई है दोस्तों, और गिल्ट महसूस कर रही है कि मैंने आदि को धोखा देकर सही नहीं किया। इसीलिए वो अगले ही दिन शुभम के पास जाती है और सीधे सीधे उससे कह देती है कि यार हमें ये सब नहीं करना चाहिए, खत्म करना पड़ेगा हमें ये सब कुछ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आदि को धोखा दिया। वो थोड़ा सा अलग बंदा है, काम के सिलसिले में परेशान रहता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पाता, लेकिन इसकी वजह से उसको धोखा देना ये मुझे सही नहीं लग रहा। आज से प्लीज मुझे कांटेक्ट मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है दोस्तों, लेकिन शुभम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा गुस्सा और दुख में होता है। वो जब सोहिनी के पीछे जा रहा होता है, तभी रास्ते में आदि पहुंच जाता है, जो कुछ देर बात करने को कहकर अपनी कार में उसे बैठा लेता है। तो शुभम आदि से कहता है, तू कौन है और क्या बातें करनी है मुझसे? तब आदि कहता है कि बेटा, मेरी पत्नी के साथ चक्कर चल रहा है तेरा, और पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। ये सुनते शुभम की हालत टाइट। वो कहता है कि सर गलती हो गई, आइंदा कभी सोहिनी से कांटेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब आदि कहता है, अरे वो सब छोड़, मैं तुझे 10 लाख का ऑफर दे रहा हूँ सोहिनी को जान से मारने के लिए, क्योंकि जिस इंसान ने मेरे साथ धोखा दिया मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनकर शुभम हैरान रह जाता है, लेकिन दोस्तों पैसों का लालच उसके अंदर बैठ जाता है और इस तरह ये दोनों सोहिनी को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। अब एक दिन आदि खुद जानबूझकर शुभम को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ सोहिनी उसको देखकर घबरा जाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, आदि ने देख लिया तो काम हो जाएगा खत्म। लेकिन तभी शुभम दुपट्टे से उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। सोहिनी बेचारी तड़पते रह जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता, और जब सांसें बंद हो जाती है तब वहाँ पे आता है आदि, जो सारी चीजें दूर से देख रहा था। काम पूरा होते ही ये दोनों सोहिनी की लाश को गाड़ी में डालते हैं और ब्रिज के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो आपने देख ही लिया। पुराने ब्रिज के पास शुभम ने सोहिनी को नदी में फेंक दिया। अब ये होने के बाद आदि और शुभम आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ शुभम आदि से कहता है कि तुमने मुझे ये नहीं पूछा कि मैं तो सोहिनी से प्यार करता था, फिर भी उसको मारने के लिए तैयार क्यों हो गया। तो इसका रीजन अब मैं तुम्हें बताता हूँ। याद है जब आखिरी बार सोहिनी मुझसे मिलने आई थी, वो मुझसे ब्रेकअप करके गई थी, उसको गिल्ट था, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो वापस तेरे पास जाना चाहती थी,
तुझसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन मैंने तुझे ये नहीं बताया क्योंकि मुझे सोहिनी से सख्त नफरत हो गई थी। वो समझती क्या थी अपने आप को? अरे मेरा दिल तोड़कर तेरे साथ रह लेगी, अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं तैयार हो गया उसको मारने के लिए। और अब ये सुनकर आदि के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको लग रहा था कि अभी भी सोहिनी शुभम से प्यार करती थी, इसीलिए तो उसने मरवा दिया। लेकिन अब पता चलता है कि सोहिनी को तो उसकी गलती का एहसास हो चुका था और वो तो मुझसे सच्चा प्यार करने लग गई थी। आदि सोचता है दोस्तों ये सारी चीजें, लेकिन अब वो ये भी सोचता है कि सिर्फ एक अफेयर के लिए मैंने उसको जान से मरवा दिया। ये तो किसी भी एंगल से ठीक नहीं हुआ। यहाँ आदि की गलती थी, अब चाहे कितना भी पछतावा क्यों ना हो, गलती माफी के लायक नहीं है। आदि टेंशन में होता है कि तभी सोहिनी के नंबर से उसको किसी का आता है कॉल। फोन उठाते ही सामने कोई लड़की होती है जो हेलो कहती है, और बस इतना सुनते ही आदि फोन कट कर देता है। मतलब कि किसी को सोहिनी का मोबाइल मिल गया। उस बेवकूफ शुभम ने फोन डंप नहीं किया था। मतलब वो समझ चुका था कि बस अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और अगर पता चला कि सोहिनी लापता है और उसके पति ने कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई तो मामला और बिगड़ जाएगा और सीधा शक मुझ पे जाएगा। इसीलिए दोस्तों वो खुद पुलिस स्टेशन जाता है, जहां ऑफिसर हलदार को अपनी पत्नी के लापता होने की बातें बताता है। उसका घबराया हुआ चेहरा और बात करने के तरीके से हलदार को उसी पे डाउट होता है। वो कहता है कि अच्छा 3 दिन हो गए पत्नी को गायब हुए और अब लिखा रहे कंप्लेन। मुझे ये लापता का नहीं लेकिन हत्या का मामला जरूर लगता है। हमें सोहिनी से जुड़ी सारी चीजें चाहिए, उसके दोस्तों की लिस्ट, कौन सी गाड़ी यूज करती थी, उसका फोन, और हाँ अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा तो उसका भी कांटेक्ट दो, क्योंकि आजकल ही प्यार के चक्कर बहुत ज्यादा होते हैं। आदि तो हो जाता है पसीने से पानी पानी दोस्तों की कहीं पहले दिन में फंस ना जाऊं। तो वो बहाना करता है कि गाड़ी तो सर्विसिंग के लिए गई हुई है और बाकी कोई दोस्त वगैरह सब जो भी थे सोहिनी के वो दूसरे शहर में रहते हैं। हलदार शक तो कर रहा था लेकिन सबूत न होने पर वो भी अभी के लिए आदि को जाने देता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत उसी के बैकग्राउंड से करता है। वो उसके घर भी जाता है ताकि वहां से कुछ सबूत इकट्ठा हो सके। पर उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि सोहिनी के पिता के मरने के बाद उनकी कुछ बेशकीमती पेंटिंग्स थी जो अब विरासत में सोनी को मिली है। अगर ऑक्शन किया जाए तो उन पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में होगी। तो हलदार सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों की खातिर हत्या कर दी गई हो, लेकिन ऐसा कुछ खास सबूत उसे नहीं मिलता। और अब पुलिस के जाने के बाद शुभम आदि के पास आकर कहता है कि मुझे लगता है सोहिनी अभी भी जिंदा है। मैंने उसको अपनी आंखों से गली में घूमते हुए देखा, या तो वो जिंदा है या फिर उसकी आत्मा आ चुकी है। आदि कहता है कि दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे भूत वगैरह नहीं होते और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा वरना दोनों फंसेंगे। लेकिन शुभम कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसका पता लगा कर रहूंगा कि सोहिनी जिंदा है या नहीं। उसके जाते ही आदि जब अपनी शादी की फोटो देखता है तो वहां से सोहिनी की फोटो गायब होती है और साथ ही सोहिनी के सारे कपड़े, चूड़ियां वगैरह टेबल पर रखे होते हैं, मानो वो यहीं पे मौजूद हो। बस इस चीज से आदि भी थोड़ा सा घबरा जाता है और तब उसको हलदार अपने पास बुलाकर एक और बुरी खबर देता है कि मुझे सोहिनी का मोबाइल मिला। तो जब आदि पुलिस स्टेशन जाता है देखता है कि वहाँ पर वो वाला फोन है जो सोहिनी शुभम के घर भूल गई थी, ना कि वो वाला जो लाश को ठिकाने लगाने के दौरान गिर गया था। आदि हैरान कि इस वाले फोन को तो मैंने घर में छुपा दिया था, ये हलदार को कैसे मिला? तो हलदार कहता है कि यह हमें तुम्हारे ही ऑफिस के टेबल से मिला है। आदि समझ जाता है कि कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब ये काम जैसा शुभम ने कहा सोहिनी की आत्मा कर सकती है या फिर बात कुछ और है जिसका पता लगाना पड़ेगा। अगले सीन में पुलिस वालों को एक लाश मिलती है। वो आदि को उसकी पहचान करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आदि कहता नहीं नहीं ये सोहिनी नहीं है। इसीलिए हलदार दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है। इसी दौरान दोस्तों उसको पता चलता है कि जिस गाड़ी के बारे में आदि ने कहा था ना कि सर्विसिंग के लिए गई हुई है, असल में वो कहीं गई नहीं थी, एक खाली पार्किंग में मौजूद थी जिसमें से कुछ खून की बूंदें भी मिली और वो खून मैच कर रहा था सोहिनी से। उसी के साथ साथ हलदार को सीसीटीवी फुटेजेस भी मिल जाता है उस रात का जब आदि और शुभम सोहिनी को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहे थे, जिससे हलदार को पता चलता है कि उस टाइम गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे, पहला बंदा आदि और दूसरा बंदा शुभम। इसीलिए पुलिस शुभम को भी उठा लेती है और आदि और शुभम दोनों को इंटरोगेशन रूम में लेकर जाते हैं। सामने शुभम को देखकर आदि एकदम से घबरा जाता है। हलदार कहता है कि देखो सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ है, तुम दोनों ने मिलकर सोहिनी को मारा है, तुम दोनों कन्फेस करते हो तो बढ़िया है, नहीं तो हम अपने तरीके से फिर उगलवाएंगे। आदि सच्चाई तो नहीं बताता पर सारा आरोप शुभम पर लगाने की कोशिश करता है कि इसके साथ सोहिनी का चक्कर चल रहा था, दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे, लास्ट टाइम भी सोहिनी इससे ही मिलने गई थी। अभी हलदार ने दोस्तों अपना तरीका यूज भी नहीं किया था कि तभी कोई बंदा उसको कॉल करता है शिकायत करने के लिए कि शुभम के घर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो हलदार अपनी टीम और आदि और शुभम को लेकर उसके घर पे जाता है और यहाँ पर आते ही सभी के उड़ जाते हैं होश, क्योंकि जमीन पर सोहिनी मौजूद है जिसे बंदी बना के रखा हुआ है और उसके शरीर में चोटों के निशान है, मानो उसका अपहरण करके यहाँ पे रखा गया हो। शुभम खुद नहीं समझ पाता कि ये यहाँ पे कैसे हो गया, वो भी इस हालत में। और अब पुलिस वाले सोहिनी को संभालते हैं ताकि वो खुद बता सके कि असल में उसके साथ क्या हुआ। सोहिनी बेचारी बहुत ज्यादा डरी भी होती है। वो आदि से कहती है कि आदि
मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ चीट करने की कोशिश की थी, वो भी इस शुभम जैसे इंसान के लिए। और जब मैं इसके पास आई तो इसने मुझे बंदी बना लिया, मुझे टॉर्चर किया, यहाँ से बाहर नहीं निकलने देता था। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि जिसे मैं शुभम कह रही थी उसका असल नाम शुभम है ही नहीं, ये तो धीरज है। मैंने धीरज के बारे में इंटरनेट पर चेक किया तो पता चला ये तो एक अपराधी है, दिल्ली में किसी लड़की की आत्महत्या के केस में भागा हुआ है। उस लड़की ने आत्महत्या नोट लिखकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन ये शुभम बहुत ही अच्छे से किसी की भी हैंड राइटिंग कॉपी कर लेता है। इसका मतलब इस शुभम ने ही उस लड़की को मारकर खुद से उसका आत्महत्या का नोट लिखा और वहीं रख दिया। और जैसे मुझे इसकी सच्चाई पता चली, इसने मुझे सीधे बंदी बना लिया। पकड़ लीजिए सर शुभम को। तो शुभम तो चिल्लाता रह जाता है कि ये सोहिनी झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मानता हूँ आत्महत्या वाला मामला मेरे ऊपर चल रहा है, लेकिन मैंने सोहिनी के साथ कुछ नहीं किया, ये सब इस आदि का बनाया हुआ प्लान है। लेकिन सोहिनी इनकार कर देती है कि आदि ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। आदि खुद हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर सोहिनी जिंदा बच गई है तो वो तो मेरी सच्चाई जानती है, फिर मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। हवलदार भी कुछ नहीं कर सकता था जब पीड़ित खुद बयान दे रही हो, ऊपर से सबूत भी सारे मौजूद हो, इसीलिए वो शुभम को पकड़कर जेल में डाल देता है और आदि को सोहिनी के साथ जाने देता है। मामला खत्म, केस सॉल्व। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है ताकि हम जान सके कि सोहिनी बची तो बची कैसे। तो जब पहली बार शुभम सोहिनी को मारने आया था, मारने से पहले उसने सच्चाई बता दी थी कि आदि ने मुझे तुम्हें मारने के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। सोहिनी को यकीन ही नहीं होता कि आदि ऐसा कर सकता है, तो शुभम उसको मारने का नाटक करने लग जाता है। जब सोहिनी मर जाती है और आदि और शुभम मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर सोहिनी को यकीन होता है कि आदि ने सच में मुझे मारने के लिए शुभम को पैसे के लिए बोला। तो शुभम सोहिनी की जगह कुछ सामान कपड़े में लपेटकर नदी में डाल देता है और चुपके से सोहिनी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते समय सोहिनी के हाथों में छोटा सा कट लग जाता है। जो खून हवलदार को मिला था गाड़ी में दोस्तों, उसको लगा कि सोहिनी मर चुकी है। इसके बाद सोहिनी तो दुनिया के लिए मर चुकी थी, लेकिन वो और शुभम दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। जहाँ शुभम उसको बंदी बनाकर नहीं रखता बल्कि अच्छे से रख रहा था, लेकिन फिर भी बताओ यार, सोहिनी ने उसको फंसा दिया, क्योंकि उसके साथ रहते हुए सोहिनी को पता चला कि शुभम उससे प्यार नहीं करता बल्कि उसके घर में जो उसकी विरासत वाली पेंटिंग्स है वो हासिल करना चाहता है। मतलब वो सोहिनी से प्यार का नाटक कर रहा था और ये सब सोहिनी को पता चल गया। और सोहिनी का तब शक हुआ इस चीज का जब शुभम उससे कहता है, अरे आदि तो आराम से तुम्हारे घर में रह रहा है, इसलिए उसको तुम्हारे हत्या के आरोप में फंसाकर हम तुम्हारे पिता वाली पेंटिंग ले लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। यही करने के लिए शुभम ने दोस्तों वो फोन उसके ऑफिस में रखा था जो हवलदार को मिला था और सोहिनी का भूत है ऐसे डराने वाली बात भी बोल दी थी ताकि सोहिनी के भूत से डरकर आदि खुद सरेंडर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले सोहिनी ने खुद को बंदी बनाया और पुलिस के सामने शुभम को फंसा दिया ताकि इस तरह से शुभम को उसकी लालच की सजा मिल जाए। ये सच्चाई जानने के बाद आदि सोहिनी से कहता है कि गलती तो मेरी भी थी, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया। तो सोहिनी कहती है, गलती की शुरुआत मुझसे हुई, जो मैंने किया वो गलत था। तुमने जो फैसला लिया सिर्फ गुस्से की खातिर लिया, ना कि तुम्हें मेरी जायदाद या कोई भी पेंटिंग से मतलब था, क्योंकि अगर होता तो तुम्हारे ऊपर 30 लाख का कर्ज था, उसको चुकाने के लिए तुमने अपनी जमीन बेची, लेकिन घर में रखी करोड़ों की पेंटिंग्स को हाथ तक नहीं लगाया, जिससे मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी चीजों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार था। और जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा तो होता ही है। मैंने चीट करके गलती की, तुम मुझे उसके लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हें मेरी हत्या की प्लानिंग के लिए माफ कर दिया। ये सुनकर आदि खुश हो जाता है और सोहिनी को लगा लेता है गले। लेकिन गले लगने के दौरान हम सोहिनी की आंखों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है दोस्तों। वो कहती है, शुभम को तो मैंने सिर्फ जेल की सजा दी, लेकिन आदि तुम्हें तो मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगी और हर पल तड़पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया ताकि अपने हाथों से तुम्हें सजा दे सकूं। यानी कि आदि को भी उसके किए की सजा मिलने वाली है। इसी के साथ एक डरावनी एंडिंग के साथ एक कहानी खत्म होती। बाकी आप बताइए दोस्तों कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ट्विस्ट बढ़िया था ना। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।